नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र विकास केंद्र के पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। मेरा नाम है नीलाद्री सरकार और मैं हूँ इस चैनल का होस्ट। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आईटी यूनिव के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हमारे एनजीओ राष्ट्र विकास केंद्र के चेयरमैन मुस्ताफिजुर रहमान, और हमारे सेकंड गेस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बादल मास्टर। तो जैसे कि हम लोगों का पिछले एपिसोड में आपने देखा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पूछे थे हमारे राष्ट्रीय विकास केंद्र के बारे में। हम लोग हर एपिसोड में धीरे धीरे करते जानेंगे राष्ट्रीय विकास केंद्र के मतलब मोर डिटेलिंग्स के बारे में। तो हम लोग उसी एपिसोड से वापस कंटिन्यू रखेंगे हम लोगों का सवाल जवाब। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, हम लोगों का जितना भी ब्रॉडकास्ट होगा तीनों ही लैंग्वेज में हम लोगों का क्वेश्चन आंसर मतलब किया जाएगा, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन में या फिर देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम लोग स्वागत शुरू करते हैं हम लोगों का क्वेश्चंस। तो सर, लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, सेम ही क्वेश्चंस मैं आपके साथ वापस दोहराऊंगा। तो आज के समय में रूरल एरियाज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर इस समय के अनुसार अगर बताऊं 21st सेंचुरी में भारत के अंदर बेसिकली बहुत सारा चैलेंजेस है। अभी जो हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं वो टोटली एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है और डिजिटल एरा है। एक कंप्यूटर युग में हम लोगों को पैरेलली हम लोग को समाज को भी डेवलप करना है। रूरल एरिया अगर आप देखो, इंडिया में करीब करीब 65 से 70% तक रूरल एरिया का आबादी ज़्यादा से ज़्यादा गांव पे ही रहता है। इंडिया का आबादी ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में रहता है। अगर रूरल एरिया को हम लोग अपलिफ्ट नहीं करेंगे और डेवलप नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी समाज को या देश को इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हम एम्पावर नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग चाहते हैं जो रूरल एरिया को जो जिस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं डिजिटली हो और बिजनेस हब, इस दरमियान हम लोग सहूलियत और हम लोग जो अवसर जो हम लोग दे रहे हैं समाज में। अगर मैं आपको बताऊं, हम लोगों का टीम राष्ट्रीय विकास केंद्र और आईटी यूनिव का टीम, हम लोग सर्वे जो किए, लेकिन गांव में ज़्यादातर अवसर की कमी है, एक्सेसिबिलिटी कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग गांव के बंदे को हम लोग क्या नहीं दे रहे हैं, लोगों को सुविधा नहीं दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे हैं अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। और राष्ट्रीय विकास केंद्र का ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जिसके मद्देनज़र हम लोग गांव के लोगों को टैलेंट को एक्सप्लोर करना है। और बिजनेस हब हम लोग जो डिजिटल एजुकेशन ला रहे हैं, इसके बेसिकली हम बिजनेस हब के लिए ला रहे हैं। बिजनेस हब क्योंकि 21st सेंचुरी के बिजनेस अगर हम लोग को करना है तो डिजिटल यूज़ करना आना है। अगर डिजिटल यूज़ करने नहीं आने का, अब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, आपका यूट्यूब में अपने बिजनेस को किसी तरीके से अपलोड कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, फेसबुक में कैसे कर रहे हो, ऐड कैसे चला रहे हो, वेबसाइट कैसे अपने आप क्रिएट कर रहे हो, तो गांव के लोगों को हम लोग, रूरल एरिया के लोगों को सारे चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डोर स्टेप में दे रहे हैं। तो और हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स टोटली हम लोग जो दे रहे हैं, टोटली हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं ताकि रूरल एरिया को हम लोग डेवलप कर सके। रूरल एरिया को बेसिकली हम लोग दो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं दरमियान, डिजिटल एजुकेशन, नेक्स्ट वो बिजनेस हब, यही चीज़ इसके दरमियान हम लोग कोशिश करेंगे जो अपलिफ्ट करने का। ओके, श्योर। तो सर, मेरा इसी के दौरान एक सवाल था। आपने जो बोला हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो आप प्रोवाइड कराने का बात कर रहे थे, तो इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं? जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब देखो, अगर अगर मैं गांव की बात करूं, जो बहुत सारा इंसान जो एसएचजी ग्रुप जो है सरकार लेकिन लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, ग्रुप के दरमियान 2 लाख 3 लाख लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को बिजनेस के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस क्या होता है, लॉस रन करने लग जाता है। लेकिन उन लोगों को मेंटोरशिप, अगर मान लो जो कोई भी एक कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म से अगर मिल जाए, राष्ट्रीय विकास केंद्र के ऐसा प्लेटफॉर्म से जो हम लोग गांव को, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो आप 5000 से अपना बिजनेस कर सकते हो, मतलब ग्राउंड लेवल में घर में बैठ के आप बिजनेस कर सकते हो। तो घर में बैठ के कैसे बिजनेस हो सकता है, एक ग्रुप के माध्यम से राष्ट्रीय विकास केंद्र क्या किया है, एक ग्रुप तैयार किया है। 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप है
एक, क्योंकि हर एक ग्रुप के अंदर हम लोग बिजनेस क्रिएट करवाएंगे। हर एक ग्रुप में एक गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी बॉय रहेगा, जो हम लोग जो भी 2 ग्रुप के अंदर जो काम होगा, तो जो भी मान लो जो 10-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी डिलीवरी बॉय को हम लोग जो देंगे, 15 हज़ार या 20 हज़ार जितने भी हो, हम लोग जो मंथली देंगे, तो सारा चीज़ ग्रुप में ही वो प्रोवाइड होगा, ग्रुप से ही मिलेगा उसको। तो हम लोग बर्डन बहुत रिलैक्स होके हम लोग काम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी हम लोग दे रहे हैं गाँव के लोगों को। तो ये जो भी हम लोग ग्राउंड रियलिटी अभी जो देख रहे हैं बहुत बेहतरीन है, और इसके मद्देनज़र हम लोग चाहते हैं समाज ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट हो, डिजिटल लिटरेसी हो, और बिजनेस हब में ज़्यादा से ज़्यादा युक्त हो। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा वेस्ट बंगाल को लोगों से, जनता से, और बेसिकली भारत की जनताओं से, हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, और हम लोगों का एक ही मोटिव है, सबके साथ मिलकर काम करना है, और हम लोगों का काम ही हम लोगों का धर्म है। हम लोगों का मोटिव, हम लोगों का मूल मंत्र है, हम लोगों का काम ही हम लोगों का धर्म है। क्योंकि अगर हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी हम लोग समाज को डेवलप कर पाएंगे, देश को डेवलप कर पाएंगे। और यही हम लोगों का धर्म, बेसिकली हर एक हिंदुस्तानी का यही धर्म है। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर सर। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रहेगा बादल मास्टर के लिए। तो डिजिटल एडुकेशन कैसे शहर और गांव के फासले को कम कर सकती है? মানে কিভাবে যে ডিজিটাল এডুকেশন রয়েছে সেই শহর আর গ্রামের দিকে যে দূরিটা রয়েছে সেই কম করতে পারে? ডিজিটাল এডুকেশন একমাত্রই পারে এই শহর এবং গ্রামের যে আমাদের তফাৎ, যে পার্থক্য, সেটাকে ঘোচাতে। এটার যেটা মূল চাবিকাঠি, আমরা গোটা ভারতবর্ষব্যাপী গ্রামেই কিন্তু আমাদের প্রায় 70 জন মানুষ গ্রামেই বসবাস করে। গ্রামের মানুষকে যদি আমরা ডিজিটালি প্রথমত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে প্রত্যেককে। তারপরে পরে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমাদের প্রত্যেককেই যদি ডিজিটালি শিক্ষিত আমরা না হতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু গ্রামের মানুষের সঙ্গে এই মানে পার্থক্যটা কিন্তু থেকেই যাবে। তাই আমাদের প্রত্যেককে, আমাদের বিশেষ করে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের যে মূল মটো এবং মূল লক্ষ্য, আমরা প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে ধরে ধরে প্রতিটা বাড়ি, বুথ থেকে একদম জেলা স্তর পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেককে আমরা যাতে ডিজিটালি শিক্ষিত করতে পারি, এবং এই শিক্ষিতটা যদি আমরা করতে পারি, এবং সেটা করার জন্যই কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মূল মটো এবং মূল লক্ষ্য। এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের গ্রাম এবং শহরের পার্থক্যটা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে। হ্যাঁ, এবং আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক, আর্থসামাজিক যে সাম্যতা, ওটাই আমাদের সভ্যতা নিয়ে চলে আসবে। অটোমেটিক্যালি আমাদের এই পার্থক্যটা কমতে বাধ্য। তো আশা করছি আমাদের এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের লক্ষ্য পূরণ হবে, এবং আমাদের বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের কাছেও আমাদের আবেদন রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে, হ্যাঁ, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আমরা রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র আমরা নিজেরাকে উজাড় করে দেব, কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা সদা সর্বদা প্রস্তুত আছি। ওকে, थैंक यू। आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगा, पर हम लोग सर से गुजारिश करेंगे यही सेम चीज़ जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसके बारे में आप भी थोड़ा-सा 2 वर्ड्स बता दीजिए, पर क्या? बेंगोली में, अच्छा। कि डिजिटल एडुकेशन कैसे शहर और गाँव के फासले को कम कर सकती है? আমি যদি বলি গ্রামীণ এবং শহরের যে পার্থক্যটা, এখনকার সময়ে যদি আমি বেসিক্যালি আমি যদি তুলে ধরি, 21st সেঞ্চুরি অনেক ইম্পর্টেন্ট। 21st সেঞ্চুরিতে আমরা গ্রামের লোকেরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম, আমরা কিন্তু 70% আমাদের দেশের জনসাধারণ আমরা কিন্তু গ্রামে বসবাস করি। এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল। আমরা যদি গ্রামের সমাজকে যদি আপলিফ্ট না করতে পারি, গ্রামের সমাজকে যদি ডেভেলপ না করি, কিন্তু আমরা দেশকে ডেভেলপ করতে পারবো না। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি ইকোনমিক্যালি যদি পার ক্যাপিটা জিডিপিও যদি আপনি যদি একটু ক্যালকুলেশন করেন টিয়ার 1 সিটিজ আর রুরাল এরিয়ার সঙ্গে,
তো ওখানে দেখবে যে টিয়ার ওয়ানসে মিনিমাম 20 to 30,000 আপনার পার ক্যাপিটাল জিডিপি হবে, বাট ম্যাক্সিমাম তার থেকেও বেশি হতে পারে। এবং আপনি যদি গ্রামীণ এলাকাতে যাবেন তো সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন 2000 বিলো 2000 এর পার ক্যাপিটাল জিডিপি। এটা কিন্তু খুবই খারাপ। এই যে পার্থক্যটা, এই জিনিসটাকে আমাদেরকে কিন্তু কমাতে হবে। আমরা যদি পার্থক্যটাকে যদি এই সময়ে যদি কমাই, এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মসটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল এডুকেশন এবং রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র। আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র ডিজিটাল এডুকেশনকে আমরা নতুন যুগের এডুকেশন প্ল্যাটফর্মস আমরা ডোর স্টেপে বাড়ির মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা প্রত্যেক জনসাধারণকে বোঝা উচিত। আমরা চাইবো যে রাষ্ট্র বিকাশের সঙ্গে সবাই যুক্ত হোক এবং আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের সব থেকে বড় মিশন আমরা ডিজিটাল এডুকেশন দিচ্ছি এবং ডিজিটাল এডুকেশন এর মধ্যে আমরা কম্পিউটার এডুকেশন এবং আমরা এআই টেকনোলজি কীভাবে ইউজ করতে শেখাতে হয়, আমরা মার্কেটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং কী জিনিস, বেসিক নলেজ যে একটা গ্রামীণ সমাজের কেউ যদি ছোট বিজনেস বাড়ি থেকে করে তার জন্য কী কী ইউজ করতে হয়। তো একটা সার্বিক একটা আমরা অন্টারপ্রেনিয়রশিপ, একটা রুরাল এরিয়া অন্টারপ্রেনিয়রশিপ আমরা জার্নি শুরু করছি। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি গ্রামে যদি একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে দিতে পারি, আমরা যদি সার্কেল ওয়াইজ যদি 10 থেকে 15টা লোকের যদি আমরা সার্কেল তৈরি করতে পারি এবং তারা যদি বিজনেস যদি করে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করে যদি করতে পারি, সেখানে মানুষরা ইজিলি প্রশস্ত করতে পারে, বিজনেসকে ডেভেলপ করতে পারে এবং আমাদের এই বিজনেস গ্রামকে এবং শহরের সঙ্গে লিঙ্ক করতে সহযোগিতা করবে এবং আমরা 100% এই পার্থক্য যদি থাকবে সেই পার্থক্যটাকে আমরা দূর করতে পারবো 100%। এটা আমার বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস। ओके, थैंक यू सर फॉर योर आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूरल एम्पावरमेंट में एडुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? और मैं चाहता हूं कि आप ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप स्टार्टिंग में इंग्लिश में दीजिए, ताकि क्योंकि हम लोगों ने अभी भी कोई भी आंसर इंग्लिश में नहीं सुना है और हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भी सारे लैंग्वेज में जान पाए हमारे बारे में सब कुछ। तो आप आंसर दीजिए सर इंग्लिश में। जैसे सवाल रूरल एम्पावरमेंट में एडुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? If I talking about education's role in rural empowerment, it is huge. If I talking about 21st century era, whatever education is going on in right now situations is totally outdated education is going on. So we are thinking that we have to be provided to 21st century education system like outcome based education, practical based education. If you do not providing to the people's outcome based or practical based education system, otherwise it would be very tough to grow our society. If I have discussed so many times that we have to be provide our rural people's practical education system, but basically whatever situation is going on in rural area, I'm not talking about in rural area, in India, overall India, if you go CBSE, ICSE or any other platforms also, they are totally, we are study on just like a curriculums activity, that like a curriculum things, whatever reading and commenting and vomiting, that situation is going on. But in right now situations, we are thinking like in 21st century India should adopt practical based education systems, whatever informal sector, those are informal sector are already existing in India, they are providing too much job to the people, informal sector. So that informal sector, as a Rashtra Vikas Kendra CEO or chairman, I have to decide that and we also be next time also employment in our Rashtra Vikas Kendra that whatever situations is going on, we have to be implement each and everything that way. We have to implement that people's, whatever people's are thinking, that each and every way we have to be adopt in positive directions. Then definitely our systems, our nations will definitely grow enough. By the way, if I talking about in India, people should be come out for practical based education system. If you started that way, yes, now I already forget in between this time period, formal sector are providing huge job in our India, but informal sector and if our institution, if government, Indian government, if they take initiative that formal sector means like if informal sector, if you started to educate in school level, if you trained our schools in this type of informal sector in a school level, then definitely our nations will grow enough, definitely.
ओके, थैंक यू सर। तो अब यही आप मेरे को थोड़ा-सा हिंदी ऑडियंस या के लिए अगर आप बता दें तो फिर अच्छा रहेगा सर। सवाल क्या था एक बार से? रूरल एम्पावरमेंट में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो रूरल एम्पावरमेंट में अगर मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा रोल है। रूरल एम्पावरमेंट 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर अभी मैं देखा हूँ, अभी जो भी हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं स्कूल सेक्टर में या जो भी प्लेटफॉर्म्स है टियर 1 सिटी से लेकर के गांव तक, तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ शहरी इलाका गांव में बहुत डिफरेंसेस है, ऐसे कुछ बात नहीं है। लेकिन अभी भी हम लोग सिर्फ किताबी रट्टा लगा रहे हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम में अभी भी हम लोग ढांचा में हम लोग अभी भी पढ़े नहीं हैं, हम लोग एडॉप्ट नहीं करवा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय विकास केंद्र के नाते हम लोग चाहते हैं, हम लोग एनजीओ के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट सभी को दिखाना चाहते हैं, जो जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को किस तरीके से रफ्तार में ला जाएंगे, ये लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप देखो इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब कौन सा सेक्टर देते हैं, पता है ना? सबसे ज़्यादा जॉब देता है इनफॉर्मल सेक्टर, सबसे ज़्यादा। अगर मान लो जी इनफॉर्मल सेक्टर को अगर हम लोग इसको बेहतरीन तकनीकी से फॉर्मलाइज करके स्कूल सेक्टर में अगर उसको तकनीकी रूप से अगर डेवलप करें, उसको मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन दे के, मतलब रूल्स एंड फॉर्मेलिटी रूल्स कैसे किया जाता है, जैसे मेसन है, मेसन को अगर फॉर्मेलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन से प्लम्बरिंग है, उसको स्कूल में अगर हम लोग कुछ तकनीकी रूप से अगर सिखा के हम लोग यदि इम्प्लीमेंट कर पाए, उसको फॉर्मल में ला पाए। लेकिन मैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं। अगर हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करके एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा बदलाव लाएं, तब मुझको प्रतीत होते हैं जो समाज डेवलप कर पाएंगे। और राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और तेजी से हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। मालदा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं। थैंक यू सर। तो अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा बादल मास्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें इस सेम क्वेश्चन के ऊपर। तो बादल मास्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में, कि যে গ্রামের দিকে যে এলাকাটা রয়েছে সেখানে যে এডুকেশনের ইম্পর্টেন্সটা কি? আমাদের গ্রামের যে মানে গ্রামীণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন 2025 পুনরায় রিপিট করছি। আমাদের বিংশ শতাব্দীতে আমরা বাস করেও আজকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, 20 থেকে 25 বছর। আনফর্চুনেটলি এটাকে যদি ওভারকাম করতে হয় একটা জ্বলন্ত সমস্যাকে, যদিও আমাদের বিগত প্রায় 86 সালের দিকেই 90-এর দশকে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কম্পিউটার শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের বলা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী যেভাবেই হোক না কেন উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করেননি, যার কারণে বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা, বিশেষ করে আমাদের গ্রামের মানুষ আমরা বেশি করে ভোগান্তি ভুগছি। কারণ আমাদের গ্রামের মানুষ 70% মানুষ গ্রামে বসবাস করি, শহরের ছেলেরা সজাগ সচেতন মানুষ, তারা বিভিন্নভাবে শিক্ষিত হয়তো হয়েই যায়, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা ম্যানেজ করে নেয়, কিন্তু গ্রামের লোকদের যে ম্যানেজিং পাওয়ার সেটা কিন্তু নেই। কারণ বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশনের দিক থেকে, যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, শহর হলো গ্রাম থেকে প্রায় 50-100 কিলোমিটার দূরে, কিংবা মিনিমাম 30 থেকে 50 কিলোমিটার দূরে। গ্রামের ছেলেদের এটা কমিউনিকেশন একটা বিরাট একটা বার্ডেন ছিল, যার জন্য আমাদের এই কম্পিউটার শিক্ষাটা তৎকালীন সময়ে হয়ে ওঠেনি। যার জন্য আমরা শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশেষ করে আমাদের এই যে ডিজিটাল শিক্ষা, এখন বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যদি আমরাকে চলতে হয় তাহলে গ্রামকে আমাদের আগাতেই হবে। এখন যদিও আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টগুলো সর্বদা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের পাবলিকদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এই নেসেসিটিটা না জাগে, এই শিক্ষার যে অনুভূতি, আমাদের প্রত্যেকেই মধ্যে যে শিক্ষা কতটা জরুরি, কতটা প্রয়োজন, এই অনুভূতিটা জাগানো
বিশেষ করে আমরা রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র এই ইনসেনটিভ পার্টটা নিয়েছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সাধারণ শিক্ষার পরে পরে ডিজিটাল শিক্ষাটা অত্যাবশ্যক, অত্যন্ত জরুরি। আমরা যাতে প্রতিটা মানুষকে ডিজিটালি শিক্ষিত করতে পারি, হ্যাঁ, এই বার্তাটা শুধু আমরা মানে দিয়েই থাকি না, আমরা প্রতিটা প্রায় ব্লকে আমাদের কাজ ডিজিটাল এডুকেশনের শিক্ষার বার্তাটা এবং কাজ আমরা অলরেডি শুরু করেই দিয়েছি। তো আমাদের আমাদের গ্রামের মানুষ যতক্ষণ না এগুবো ডিজিটালি শিক্ষায়, ততক্ষণ কিন্তু আমরা আসল জায়গায় পৌঁছাতে পারবো না। গ্রামের মানুষ যখনই আমরা ডিজিটালি শিক্ষায় শিক্ষিত হব, তখনই কিন্তু আমরা এই যে আমরা ছোটোখাটো যারা বিজনেস করি 5,000 থেকে 10,000 টাকা নিয়ে, যদিও এখন স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে বিভিন্নভাবে লোন দিয়ে, যেটা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব একটু আগে ওনার মতামতে ব্যক্ত করলেন, লোন দিয়ে সাহায্য করছে গ্রামের মানুষকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। তো যেহেতু আমাদের ডিজিটাল শিক্ষাটা নেই, কম্পিউটার শিক্ষা আমাদের নেই, আমরা গ্রামের এখন প্রায় 80% মানুষের কাছে কিন্তু ডিজিটাল স্মার্টফোন কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল, প্রত্যেকের কাছে আছে। তা সত্ত্বেও এই ডিজিটালি শিক্ষায় যদি আমরা শিক্ষিত না হই, তাহলে কিন্তু এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না। আমরা ছোট ছোট যে ব্যবসা, সেই ব্যবসাগুলো আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের যে মূল মটো, আমরা ছোট ছোট ব্যবসায়ীগুলোকে আমরা ডিজিটালি শিক্ষিত করে প্রত্যেককে বিজনেস একটা হাব গড়ে প্রত্যেককে ডিজিটালি, যাতে প্রত্যেকের ব্যবসাটাকে আরো কম সময়ের মধ্যে গ্রো করা যায় এবং প্রত্যেকে স্বনির্ভর হয়, এই মানে প্রয়াস আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র চালাচ্ছে এবং আমরা জোরালোভাবে আরো আগামী দিনে আরো জোরালোভাবে চালাবো। তো এইখান থেকে আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের এই দ্বিতীয় এপিসোড থেকে আমারও একটা বার্তা, বিশেষ করে আমাদের এলিট শ্রেণীর মানুষ প্রত্যেকেই আপনারাও একটু এগিয়ে আসুন। আমরা রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে যে বার্তাটা দিচ্ছি, শুধু বার্তা দিই না, আমরা গ্রামে গঞ্জে অলরেডি প্র্যাকটিক্যালি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আপনারা এই অ্যাওয়ারনেসটাই, আপনারা যদি একটু মানে পরামর্শ এবং এগিয়ে আসেন এবং মানুষকে অ্যাওয়ারনেসটা দেন, হ্যাঁ, তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের যে প্রশাসন আছে, জেলা সমাহর্তা থেকে শুরু করে আমাদের প্রধান পর্যন্ত, প্রত্যেকের কাছে আমাদের এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে একটা বার্তা, হ্যাঁ, যে আপনারাও একটু চোখ কান খোলা রাখুন, আপনারাও এগিয়ে আসুন, যাতে আমরা এই উদ্দেশ্যটাকে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যটাকে সফল হয় এবং আসল উদ্দেশ্য আমাদের ভারতবর্ষকে বিশ্বের মহান দরবারে পৌঁছে দেওয়াটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের, এবং আমাদের প্রত্যেকের ঐক্যতা, প্রত্যেকের সম্প্রীতি অটুট রাখা, এটাও উদ্দেশ্য। ওকে, थैंक यू बादल मास्टर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हम लोगों का क्वेश्चन आंसर्स बढ़ रहा है, हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हमारे। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर बंगाली में दीजिए, ताकि हमारे बंगाली ऑडियंस समझ पाए अच्छे से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास केंद्र कैसे गांव के महिलाओं को नए तरीके का बिजनेस करने में हेल्प करता है? আমি যদি বলি গ্রামীণ মেয়েদেরকে সব থেকে বড় স্তম্ভ এখনকার সময় 21st সেঞ্চুরিতে মেয়েদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রামীণ লেভেলে অনেক দরকার। কারণ যে 50% জনসাধারণ আমাদের দেশের মধ্যে কিন্তু মহিলারা রয়েছেন। সুতরাং আমাদের মহিলাদেরকে সশক্তিকরণ করা, মহিলাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা, এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের সবথেকে বড় ইনিশিয়েটিভ এটাই। আমরা মহিলাদের সঙ্গেও গ্রুপ এবং সেপারেট একটা দল তৈরি করেছি রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে, এবং এই দলের মাধ্যমে 10 থেকে 15 লোকের দলের মাধ্যমে তারাও যুক্ত হয়ে সমান আমাদের 10 থেকে শুরু করে 60 বছর লোক অবধি
আমাদের সঙ্গে কাজ করবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্যারালালি মহিলাদের সঙ্গে সমস্ত সেম যেভাবে মহিলারাও সুযোগ পাবে সেভাবে পুরুষরাও সুযোগ পাবে। আমাদের কাছে কোনো রকমের পার্থক্য বা কোনো নেগেটিভিটি নেই, কোনো কোনো যে একটা যে পার্থক্য থাকবে মহিলা পুরুষের মধ্যে কোনো কিছু নেই। তাদেরকে সমানভাবে সমান অধিকার এবং লিডারশিপ পজিশনেও 50%, এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস। আমরা যদি ব্লক লিডার্স আমরা যদি ছেলেকেও রেখেছি তো ওখানে মেয়েকেও 50% রেখেছি। জিপি লিডারও, বুথ লিডারও প্রত্যেকে 50-50%। সো এখানকার মধ্যে আমাদেরই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে মহিলাদেরকে আমরা 50% রিজার্ভেশন দিয়েছি। এবং আমাদের কাছে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের অনেক সুন্দর প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আমরা চাই সমাজের সবাইকে যদি ডেভেলপ করি, এম্পাওয়ার করি, তবে আমাদের দেশ এম্পাওয়ারমেন্ট হবে। এবং আমাদের একটাই মোটিভ, আমাদের কাজই আমাদের ধর্ম, এই মোটোকে নিয়ে আমি এগোচ্ছি, এই মূল মন্ত্রকে নিয়ে আমি এগোচ্ছি। তবে আমি বিলিভ করি যে তবেই আমাদের দেশ এবং সমাজ ডেভেলপ হবে। तो थैंक यू सर। मैं इसी के दौरान एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का चांसेस नहीं मिलता है हमारे इंडिया में, या फिर उन लोगों को स्टेज नहीं मिलती है हमारे इंडिया में, जिनके कारण वो लोग ग्रो नहीं हो पा रहे हैं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अगर मैं बोलूँ महिला ये हिंदी में बोलूँ कि बंगाली में? आप श्योर बेंगोली में ही कंटिन्यू कीजिए, আচ্ছা ज़्यादा দেখো, बेटर है। अगर আমি যদি বেঙ্গলি মেয়েদেরকে তো কিন্তু এখন অপরচুনিটির অভাব নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কিন্তু তাদের অ্যাক্সেস দেওয়া, তাদেরকে প্ল্যাটফর্মস দেওয়া, তাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট দেওয়া, সেটা কিন্তু অভাব রয়েছে। সমাজের মধ্যে অনেক রকমের প্ল্যাটফর্মস আছে যে মেয়েদেরকে সহযোগিতা করছেন, কিন্তু তাকে হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট, যে তাকে আমি যদি 10,000 টাকা ইনভেস্ট করি, আমি কি শিওর যে 10,000 থেকে আমি 12,000 টাকা ইনকাম করতে পারবো, 12 তৈরি করতে পারবো কি না? এই যে একটা নেগেটিভ যে ভাইরাস যে থাকে, এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র ওই জিনিসটাকে দূর করবে। এবং রুরালস এম্পাওয়ারমেন্টস, মহিলাদের এন্টারপ্রেনিয়রশিপ যে জার্নি আমরা রুরাল এরিয়া থেকে, এবং আমরা যাদেরকেই আমরা চেষ্টা করছি না কেন, আমাদের ডিজিটাল এডুকেশন থেকে শুরু করে, এবং আমরা প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মস বিজনেস হাব আমরা এইভাবে আমরা হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট দিয়ে যাতে কি তারা বিজনেস করতে পারে। সব থেকে প্লাস পয়েন্ট, আমরা যে প্রত্যেক দলের মধ্যে আমরা ডেলিভারি বয় দেবো এবং বাড়ির থেকে ওরা বিজনেস করতে পারবে। এটা কিন্তু 21st সেঞ্চুরিতে আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র গ্রামের ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক বড় সুন্দর একটা সুযোগ নিয়ে এসেছে। আমি চাইবো প্রত্যেকটা মহিলা এবং প্রত্যেকটা আমাদের জনসাধারণ ছেলে মেয়ে সবাই যাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এডুকেশন রয়েছে, বিজনেস রয়েছে, ডেভেলপ রয়েছে এবং সম্মানও রয়েছে যথেষ্ট। তো আমি চাইবো প্রত্যেককে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হোক। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर सर। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का गांव के एरियाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ क्वेश्चन कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का गांव के एरियाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि आर्थिक के मद्देनजर, हाँ, अच्छा हिंदी में बोलोगे मैं चाहता हूँ कि पिछला क्वेश्चन जैसे आपने बंगाली में आंसर दिया था, इस बार आप हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा देखो, आरबी के अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स अगर आप देखो ग्रामीण सेक्टर में बहुत कम है। मतलब अभी जो मतलब जो भी कर रहे हैं, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जाके जो भी हो रहा है, जितने भी रोजगार कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वही, अगर मान लो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है एक दरमियान जो अकेले कोई भी काम करते हैं, लेकिन इसमें लेकिन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स को मतलब उसको तरक्की लाना, उसको बेहतरी लाना हम लोगों की जिम्मेवारी है, एनजीओ की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र का ऐसा प्लेटफॉर्म्स है, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, तो हम लोग चाहते हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करें। और हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम जो है, और हम लोग ऑलरेडी डिजिटल के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन ऑलरेडी हम लोग डिजिटल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और सरकार को हम लोग मतलब सरकार से गुजारिश करूँगा, सरकार से भी हम लोग चाहेंगे, हम लोग सरकार के साथ भी हम लोग डेलीगेशन के साथ हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं लोकल लेवल में। और हम चाहेंगे कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल में भी हम लोग डेलीगेशन जाके हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर हम लोग दे पाएँ तो हर एक इंसान लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे, है ना। कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम लोग दे पाएँ, कोई भी इंसान
सरकारी नौकरी के लिए मतलब भरोसे में नहीं रहेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन देना है, प्रैक्टिकल इन द सेंस मतलब आउटकम बेस्ड एजुकेशन देना है, तभी नहीं तो इंसान मतलब सरकार को चलने नहीं देगा। बेरोजगार जब बढ़ेगा सरकार को चलने नहीं देगा। लेकिन सरकार के भी ये जिम्मेवारी होते हैं कि समाज में एक बेहतर प्लेटफॉर्म्स दे ताकि हर एक बंदा उधर से एजुकेशन ले पाए, और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, इनफॉर्मल सेक्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार पैदा करता है, ताकि उसके मद्देनजर अगर हम लोग उसको फॉर्मल में परिवर्तन करें, एजुकेशन में उसको ढांचे में अगर परिवर्तन करें, तो 100% समाज टोटली डेवलप कर पाएंगे। मेरा वैसा मानना है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं इसके माध्यम से। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ्स के लिए। तो बेसिकली जैसे हम सबको पता है कि अभी जो युग है पूरा ही मतलब एरा है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही एरा चल रहा है हम लोगों का। सारा काम हम लोगों का टेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे सुधारी जा सकती है? यस, रिमोट एरिया में अगर आरवी के माध्यम से हम लोग देखें बहुत बेहतरीन तरीके से, देखो हेल्थ केयर है क्या, हेल्थ केयर सबसे कौन सा हिंदी में सही है, हिंदी में बता रहा हूँ, हेल्थ केयर है क्या। हेल्थ केयर मतलब जो भी सुविधाएं है, हम लोग अगर तकनीकी रूप से डिजिटली अगर अवेयर नहीं होंगे, सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्वास्थ्य साथी कार्ड है इस वेस्ट बंगाल के अंदर, केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं हो रहे हैं, लेकिन मतलब 80% के इंसान ताकि गांव के लेवल में उसको पता ही नहीं है। ये रियल फैक्ट है। 80% इंसान को गांव के लेवल में, मैं ओवरऑल बता नहीं रहा हूँ, गांव के सेक्टर में उसको पता ही नहीं है। अगर डिजिटली लिटरेट मतलब डिजिटली एजुकेटेड रहेंगे तो 100%, 110% बता रहा हूँ, तो उसी दरमियान जो भी चंक अमाउंट, जो कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ हो, दिक्कत हो, जो हो रहे हैं, तो डिजिटली अवेयर रहेगा तो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। और डिजिटल अवेयर रहेंगे तो कोई भी चीज़ रिमोट वर्क के लिए, कोई भी एम्बुलेंस हो, सारा चीज़ हो इकट्ठा भी कर पाएंगे, काम भी कर पाएंगे, और इसके अलावा वो लोग सरकार को भी प्रेशराइज भी कर पाएंगे अगर लिटरेट हो। तो एक मुहिम भी हम लोग चलवा पाएंगे। अगर कोई भी रूरल एरिया में, कोई भी एक बूथ एरिया में, रिमोट एरिया में अगर कोई भी असुविधा होते हैं, तो डिजिटल के माध्यम से एक आह्वान, हम लोग एक आंदोलन भी क्रिएट कर सकते हैं समाज में कोई भी चीज़ लागू करने के लिए, है ना। ये तो कोई भी मतलब ये राइट है, इंडियन का राइट है। कहीं पे भी कोई भी गांव में अगर कोई भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे, उसके बाद मतलब कोई भी जरिए से हम लोग चाहेंगे कि उस जो गैप जो है उसको पूरा किया जाए। हमको यही मानना है। ओके सर, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 वर्ड्स आप थोड़ा बंगाली में भी हम लोगों को थोड़ा बता दीजिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था सर कि टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे सुधारी जा सकती है? আমি যদি বলি টেকনোলজিক্যালি আমরা হেলথ কেয়ার সেক্টরকে অনেকভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি, এটা কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমাদের যেভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এবং আমাদের কেন্দ্র সরকার যেমন আয়ুষ্মান কার্ড, এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা কিন্তু জনসাধারণদেরকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে দুর্ভাগ্য আমাদের এটাই, গ্রামীণ লেভেলের আমাদের প্রায় 80% লোক কিন্তু এই পরিষেবা কিন্তু পাওয়া হচ্ছে না। এর বিশেষ করে কারণটা হচ্ছে ল্যাক অফ নলেজ। এরা ভাবছে যে আমি আজকে এখানে আছি, আমার কাছে কার্ড আছে, কিন্তু একে কিভাবে ইউজ করতে হয়, কোথায় যেতে হয়, তাদেরকে যাওয়ার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়ার জন্য পায়ের জুতো ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কাউকে ধরার দরকার নেই, কিন্তু রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রে আপনারা আসুন। আমি এই পডকাস্টের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেক জনসাধারণদেরকে, প্রত্যেক ভাই বোনদেরকে আমি বলতে চাই, এটা অনেক ভালো প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনারা লার্নিং করতে পারবেন, আপনারা ইউজ করতে পারবেন। সরকারি যে প্ল্যাটফর্মস আছে, সরকারের প্ল্যাটফর্মসকে আপনারা ইউজ করতে জানবেন এবং আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। সরকার আছে হেল্প করার জন্য, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে, হেলথ থেকে শুরু করে। এবং যদি কোনো রকম অসুবিধা থাকে তো আমরা আছি, আমাদের অর্গানাইজেশনস আছে যে
আমরা কোনোভাবে একটা রুরাল এরিয়াতে যদি কোনো অ্যাক্সেসিবিলিটি যদি না থাকে, ওই জায়গাতে আমরা সরকারের কাছে আবেদনপত্র জমা দেব। আবেদনপত্রের মাধ্যমে যদি কোথাও কিছু যদি অসুবিধা থাকে, আমরা সেই হেলথ সেক্টরকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করব। যদি না হয় তো আমরা ডিজিটাল মুভমেন্ট শুরু করব। ডিজিটাল মুভমেন্টের মাধ্যমে 100% আমি আশা করছি প্রত্যেকটা জিপি স্তরে যদি হেলথ কেয়ারে যদি কোনো ফ্যাসিলিটি না থাকে, সেটা আমরা 100% আমি চাই যে পূর্তি হবে। এটা আমি আশা করি, এমন মনে করি। थैंक यू सर। हम्म। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा बादल मास्टर के लिए। तो बादल मास्टर, मैं বেঙ্গলি में ही आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है? যে ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট রয়েছে, মানে যে আমাদের যুবজন যেটা রয়েছে আমাদের সমাজের, সেই রুরাল এরিয়াসকে মানে গ্রামের এরিয়াকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে ডিজিটাল এডুকেশন হেল্পে? আমাদের যে যুব সমাজ, যুবকরাই কিন্তু মানে রেভলিউশন বিগত দিনে রেনেসাঁ এনেছে। প্রতিটা বিপ্লবে যুবকদেরই একটা বিরাট ভূমিকা হাজার বছর আগে থেকে এটা আছে। আজকেও এই 2025 বিংশ শতাব্দীতেও আজকে যুবকদের উপরেই আমাদের আসল যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে। তো আমাদের বিশেষ করে বাঙালি যুবক যারা, আমাদের গ্রামের যুবক যারা 70% মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করে, তারা যদি স্কিলের দিক দিয়ে তারা যদি মানে ফুললি হয়, শিক্ষিত হয় ডিজিটালি, তারা যদি শিক্ষাটাকে কাজে, ডিজিটাল শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষাটা সঠিকভাবে যদি নিতে পারে, তাহলে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত যে কোনো ব্যবসায় তারা অনেক এগিয়ে যাবে, অনেক এগিয়ে যাবে। হয়তো তাদের কাছে পয়সা নেই, কিন্তু ডিজিটালি ও শিক্ষিত। আজকাল পয়সাটা সবসময় ভ্যারি করে না। পয়সা দেওয়ার জন্য, এই বিশ্বায়নের যুগে পয়সা দেওয়ার জন্য অনেক ব্যাংক রেডি আছে। চাই একমাত্র হাতিয়ার, সেটা হচ্ছে স্কিল। সেই স্কিলটা একমাত্র আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র উদ্যোগে যে গ্রামীণ শিক্ষাকে, গ্রামীণ যে ডিজিটালি শিক্ষাকে সম্প্রসারণের জন্য যে ইনসেন্টিভ পার্টটা নিয়েছে, সেটাকে আমরা আমাদের গ্রামের যুবকরা যদি এই সুবর্ণ সুযোগটাকে সঠিকভাবে এই সময় কাজে লাগাতে পারে, তাহলে আমরা প্রতিটা গ্রামকে আমরা বিকশিত করতে পারবো। এবং শহরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, শহরের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করে আমরা কোনো মতেই শহরের ছেলেরাকে জিততে দেব না। আমরা গ্রামের ছেলেরা, আমরা যেহেতু কাদা মাটিতে মানুষ হয়েছি, আমরা জলে মানে সঙ্গে লড়াই করে মানুষ হয়েছি, সুতরাং আমরা যদি ডিজিটালি শিক্ষিত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের গ্রামের ছেলেদেরকে কিন্তু কেউ হারাতে কোনো কাজই পারবে না। তারা ব্যবসা তো অনেক এগিয়ে যাবে। তো আমাদের বিশেষ করে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য, যেহেতু 70% লোক আমাদের বিশেষ করে গ্রামে বসবাস করে, আমাদের গ্রামের যদি 70% যুবক যদি নিজেরাকে তৈরি করে নাই, ডিজিটালি শিক্ষিত করে নাই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতাটাও রাখতে হবে যে আমরা ঐক্যতার সঙ্গে, একতার সঙ্গে আমরা ডিজিটালি শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রত্যেকে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সব ব্যবসা আমরা একটা হাব তৈরি করে আমরা শহরের সঙ্গে লিঙ্ক আপ রেখে, বজায় রেখে আমরা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে অনেক উপরে উঠব। এই আস্থা, এই বিশ্বাস, এই মানসিকতা যদি আমাদের গ্রামের ছেলেদের তৈরি হয়, তাহলে আগামী দিনে আমাদের অনেক ডেভেলপড হবে বলে আমার বিশ্বাস, এবং রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে আমিও এটা তাই চাইছি। ओके, थैंक यू बादल मास्टर। तो सर, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें हम लोगों को कि यूथ एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट को कैसे बदल सकता है। आप थोड़ा ये चीज हिंदी में बोल दीजिएगा हमें। क्या यूथ या यूथ एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट को कैसे बदल सकता है? अगर आप अभी मैं बताऊँ, यूथ एम्पावरमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर भारत के बात बताऊँ तो भारत हम लोगों का युद्ध नेशन है, मतलब युवा देश है। तो अगर एम्पावरमेंट्स की बात करूँ तो राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ पावरमेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम लोग ग्रामीण सेक्टर के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, और यूथ सबसे ज़्यादा ग्रामीण सेक्टर में मिल रहे हैं। सब पहले ही बताया, जो 70%
आबादी हम लोग गांव में ही रह रहे हैं। तो इसी के दरमियान हम लोग चाह रहे हैं कि गांव को बेहतर से बेहतरीन सशक्त बनाना है, एम्पावरमेंट लाना है, उसको एजुकेशन देना है, प्रैक्टिकल एजुकेशन देना है। और ताकि हम लोग आउटकम बेस्ड एजुकेशन दे करके साथ साथ सिर्फ हम लोग डिजिटल एजुकेशन लिटरेसी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बिजनेस हब भी दे रहे हैं। हम लोग बिजनेस हब के दरमियान उस चाहते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर उसको बिजनेस करवाना, एवं इसके ग्रुप के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। 10 से 15 बंदे के मतलब महिला लोगों के माध्यम से हम लोग एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं। और इस ग्रुप के दरमियान जो भी बिजनेस होगा बेहतरीन बेहतरीन सारा चीज़ 5000 से लोग बिजनेस कर पाएंगे अपने खुद गांव में, मतलब घर में बैठ के, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग बिजनेस हब भी लगवाएंगे महीने पे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यूथ के लिए। राष्ट्र विकास केंद्र एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम चाहेंगे कि सभी यूथ, महिला पुरुष सभी को हम गुजारिश करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़िए, सिर्फ बंगाल के नहीं। अगर कोई चाहते हो जो बंगाल से बाहर दूसरे स्टेट से हम लोग, अगर हम लोग से बातचीत करना चाहते हो, अगर दूसरा स्टेट में भी हम लोग आरवीके को, राष्ट्रीय विकास केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग से संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो अभी हम लोग अपने आखिरी सवाल तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो आखिरी सवाल होगा वो है कि सोशल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एनजीओ एंड लोकल गवर्नमेंट्स कैसे हेल्प कर सकती है। और हम चाहते हैं सर आप ये जो आंसर है आप एक बार इंग्लिश में एंड सेकंड टाइम हिंदी में हमको एक्सप्लेन कीजिए। फिर से बोलो क्या? सोशल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एनजीओ एंड लोकल गवर्नमेंट्स कैसे हेल्प कर सकती है। फिर से एक बार। ओके श्योर, तो मैं एक बार अच्छे से फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सोशल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एनजीओ एंड लोकल गवर्नमेंट्स कैसे हेल्प कर सकती है। देखो, सोशल इम्पैक्ट के लिए जो लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हम लोग को जो काम जो है, हम लोग लेकिन काम स्कूल से लेकर के शुरू करके तरह तरह के, मतलब नेक्स्ट हम लोग स्कूल के बाद कॉलेज में भी हम लोग जा रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के साथ काम करना, क्योंकि हम लोग सभी लोकल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है समाज को बेहतर करने के लिए। और जो भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डीएम से साथ बातचीत करके, उसके बाद परमिशन लेने के बाद हम लोग डीआई के साथ बातचीत करना, एजुकेशन सेक्टर में बातचीत कर रहे हैं। डीएम जो अगर ब्लॉक में जाते हैं तो बीडीओ साहब के साथ बातचीत करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म से लोकल गवर्नमेंट बॉडी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समाज को डेवलप करने के लिए। अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडी और जो लोकल जो एनजीओ है, अगर हम लोग के साथ मिलकर एक साथ होकर अगर हम लोग काम करें, तो हम लोग जो भी काम करने में जो भी टाइम लगता है वो हम लोग टाइम घटा सकते हैं। मतलब बहुत तेज़ी गति से हम लोग समाज में आरवीके को, हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र को बहुत तेज़ी गति से हम लोग रूट लेवल में हम लोग ले जा पाएंगे। और यही गुजारिश है कि सरकारी क्षेत्र से लेकर के दूसरे छोटा जो भी एनजीओज है हम लोग के साथ जुड़े और समाज को बेहतर करने में हम लोग का सहायता करें। ओके, थैंक यू सर। तो यही चीज़ आप एक बार थोड़ा इंग्लिश में भी हमें थोड़ा बता दीजिएगा। Yeah, if I talking about rural body, how our government's body would help us by the rural by the RVK. If I talking about how they could help us, and it is very important. Rashtra Vikas Kendra, it is basically, it is not a government body. It is totally NGOs. It is NGOs, non-government organization. That's the reason why it is need to be to contact with our government body. I'm not talking about just in GP level. I'm talking about districts, and then it's state level, district levels, and the block levels also. And whenever we are reaching or penetrating any districts, then we have to be communicate to our DMs.
then DI, because we are working on not just GP levels area. We are providing digital educations to our schools and college also. This region wise, we have to take permissions from the DM, then DI office, and when we're penetrating in blocks level, then we have to communicate with our block development officer. So it is very important that lots of different type of NGOs are already existing in different type of districts. So Rashtra Vikas Kendra Tech Initiative, it is a huge big initiative that when they come to us, when they join with us, and then definitely our work is very fast. We will be penetrating in root level area. So I hope our government body and NGOs, those are already existing in different type of places, if they want to be joined with us, and they can join with us, and we are easily whatever time we consume such a long time, so we are very easily, we could very tiny amount of time period we could enter in root level. थैंक यू सर। तो आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही सवाल था। थैंक यू सर कि आपने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस का हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। थैंक यू सर आपको भी। तो रिगार्डिंग जैसा मैं बोल रहा था, हम लोग के और भी आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो वो तो एक ही बार में सब कुछ नहीं हो सकता, तो हम धीरे-धीरे करके उसको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। और बेसिकली आपने जैसे देखा कि हमारे दोनों एपिसोड्स में बिज़नेस हब के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िक्र हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो एक्चुअली बिज़नेस हब एक बहुत ही बड़ा मैटर है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो जो कि एक वीडियो के अंदर मतलब बाकी सारे सवालों के साथ कंटिन्यूएशन नहीं किया जा सकता। तो जो बिज़नेस हब का टॉपिक होगा उसके लिए हम एक सेपरेटली एक वीडियो बनाएँगे, जहाँ पे आपको सारा डिटेलिंग बिज़नेस हब से रिलेटेड आपको फुल डिटेल उसमें मिल जाएगा। तो फिलहाल तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे, और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।